डॉक्टर विनोद मोबाई का उनके मुल्क में स्वागत है। और आज की इस गोष्ठी में इरादा यह है कि हम इस किताब पर हमने अनुरोध किया था डॉक्टर अभय कुमार दुबे जी और सुभाष गाताड़े और भाषा सिंह से कि वे चर्चा में शामिल होंगे। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो 40 वर्षों से डॉक्टर विनोद मोबाई के दोस्त हैं, तो उनको मैं डॉक्टर मोबाई का परिचय नहीं दे रहा क्योंकि वो सब एक दूसरे के रग रग से वाकिफ हैं। लेकिन कुछ हैं यहाँ जो डॉक्टर मोबाई को नहीं जानते हैं। उनका लिखा हुआ उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा। डॉक्टर विनोद मोबाई भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिकविद हैं। इनका जन्म अविभाजित भारत के लाहौर शहर में हुआ था और ये अभी हमें बतला रहे थे कि कैसे पाकिस्तान ने इन्हें वीज़ा देने से इनकार किया और इन्होंने जो वीज़ा देने वाले अधिकारी थे उनको कहा कि तुम्हारे मुल्क का जन्म ही मेरे बाद हुआ है, तो मैं तुम्हारा मुल्क मुझसे सबूत लेगा, प्रमाण लेगा, या मैं तुम्हारे मुल्क से प्रमाण दूंगा। इन्होंने बीएससी और एमएससी की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की। अमेरिका के ब्रांडाइस यूनिवर्सिटी से भौतिक शास्त्र में पीएचडी की। कॉर्नेल में पढ़ाया, फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में रिसर्च फेलो रहे। 1976 में फिर न्यूयॉर्क चले गए और वहाँ काम करते रहे। वे अमेरिकन न्यूक्लियर सोसाइटी, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, द अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस के सदस्य रहे हैं। न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ साइंस और अमेरिकन सोलर एनर्जी सोसाइटी के भी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊर्जा संबंधी एजेंसियों में सन 81 से 85 के दौरान वे सलाहकार भी रहे। 2004 से वे इंसाफ बुलेटिन के संपादन से जुड़े हुए हैं। भारत की सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को बहुत गौर से देखते रहे हैं और उन पर टिप्पणी करते रहे हैं। डॉक्टर मोबाई भारत के बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए हैं और उनकी वह संलग्नता दूर रहकर भी बनी हुई है। तो आपका एक बार स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुभाष गाताड़े और अभय कुमार दुबे का परिचय यहाँ देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उसमें वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। तरीका हम यह रख रहे हैं कि पहले आप दोनों इस किताब पर अगर 7-8 मिनट बोलें और उसके बाद अगर आपको कुछ सवाल हों तो मोबाइल से बोलें और फिर वो अपनी बात कहें और फिर आप सारे लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। यह किताब जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, अभय जी और सुभाष इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यह इंसाफ बुलेटिन में लंबे अरसे से वे जो संपादकीय लिख रहे हैं उनका एक संकलन है। तो जब चर्चा होगी तो हमें यह पता चलेगा कि उसमें किस प्रकार की चिंताएं हैं और किस प्रकार का विश्लेषण है। तो अभय जी आपसे शुरू करें। जैसा जी दोस्तों, मैं सबसे पहले डॉक्टर विनोद मोबाई का कृतज्ञ हूँ और मेरे इस कृतज्ञता ज्ञापन के कई पहलू हैं। पहला तो ये है कि उन्होंने इतनी उम्दा किताब लिखी और ऐसी किताब एक दिल गुर्दे वाला इंसान ही लिख सकता है जो सत्ता से नहीं डरता, अपने विचारों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा रहता है और बेपरवाह होकर अपनी बात कहता है और लगातार कहता रहता है। ये मेरे ख्याल से पिछले 20-25 साल के दौरान लिखे हुए लेख हैं और इनको मैं ज़्यादातर को मैं इंसाफ बुलेटिन में अंग्रेजी में पहले से पढ़ चुका हूँ। और मेरी कृतज्ञता का दूसरा पहलू ये है कि हमारे मित्र सुभाष गाताड़े के जरिए ये तमाम विचार हिंदी में आए हैं और हम जानते हैं कि इस मुल्क में जो सेकुलर पॉलिटिक्स का जो कबाड़ा हुआ है उसके पीछे ये भी कारण है कि ये पूरी राजनीति अंग्रेजी बोलने वालों और अंग्रेजी में लिखने वालों के बीच में ही सिमट कर रह गई और इस पर कई बड़े बड़े लोग अपना अफसोस व्यक्त कर चुके हैं। राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री दीप्त कवराज इसके ऊपर उन्होंने अलग से लेख लिखा है कि किस तरह भारतीय भाषाओं से सेकुलर राजनीति जब निकल गई और केवल अंग्रेजी में ही महदूद रह गई तो उसका क्या, किस तरह का उसका क्षय हुआ। प्रोफेसर ज्ञान पांडे भी कह चुके हैं कि हिंदी का इस्तेमाल जिस तरीके से सांप्रदायिक लोगों ने किया उस तरीके से सेकुलर लोगों ने नहीं किया और भारतीय भाषाओं का नहीं किया।
तो अब ये एक हमारे मुल्क के बारे में अलग से अफसोस है। ये सब बातें भी अंग्रेजी में ही कही गई, तो ये एक अफसोस की स्थिति है जिससे हम लोग रोजाना जिसके साथ में बहस करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं और इस परेशानी को हल करने की कोशिश भी करते रहते हैं। और मेरी कृतज्ञता ज्ञापन का तीसरा पहलू ये है कि इसके बहाने बहुत सारे पुराने दोस्तों के चेहरे देखने को मिले, उनके साथ गुफ्तगू करने को मिली और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आजकल हम लोग जिस तरह की ज़िंदगी जीते हैं तो अपने अपने खानों में बंद रहते हैं और मुलाकातें वगैरह जो पहले आसानी के साथ हो जाया करती थी नहीं हो पाती। तो मोटे तौर पर भारत किस राह पर, मैं विनोद दुबई ने जो बताया है कि भारत को किस राह पर धकेला जा रहा है, नियोजन पूर्वक बाकायदा एक लंबे प्रयास के जरिए भारत को एक खास तरह की राह पर धकेला जा रहा है। और उनका ये बताते हुए बहुत बार उनकी उंगलियां इस समस्या की नब्ज पर मुझे दिखाई पड़ती हैं। तो जिन बातों से मैं सहमत हूं, तकरीबन सभी बातों से मैं सहमत हूं, तो मैं उनको नहीं दोहराना चाहता। जो कि ये चर्चा है और मैं उनकी बात में कुछ चीजें जोड़ना चाहता हूं अपनी तरफ से, ताकि ये जो विमर्श है, सांप्रदायिकता विरोधी विमर्श है, ये अपने आप में थोड़ा और विस्तार हो इसका और पूरा हो। इस सिलसिले में मेरे पास कुछ सुझाव हैं जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। और ये सुझाव केवल मेरे दिमाग की उपज नहीं है, समाज विज्ञान की दुनिया में 1985 से ही ये सुझाव पक रहे हैं। ये कुछ खास तरह की समस्या है कि ये बातें बहुत बड़े बड़े दिग्गज समाज वैज्ञानिकों ने लिखी और बोली हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों के सोच विचार की जो मुख्य धारा है, ये बातें उसका अंग नहीं बन पाई। तो विनोद दुबई की किताब पर चर्चा करते हुए इस बहाने मैं इसका फायदा उठाऊंगा इस मौके का और वो बातें आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो ये है कि मैं प्रोफेसर रजनी कोठारी का एक 1985 में लिखे हुए लेख की मैं याद करना चाहता हूँ। उस लेख में उन्होंने लिखा था, वो लेख हम सभी को पढ़ना चाहिए। उसमें गहरी भारतीय समाज, राजनीति, सबके बारे में बहुत ही गहरी अंतर्दृष्टियां हैं। वो लोकायत बुलेटिन में लेख प्रकाशित हुआ था, यहाँ पर विजय प्रताप जी बैठे हैं, उन्हें अच्छी तरीके से उस लेख के बारे में जानकारी है। और उसमें प्रोफेसर कोठारी ने कहा था कि ये सांप्रदायिकता कुछ लोगों या कुछ संगठनों द्वारा भारतीय समाज में लगाया गया विष भरा इंजेक्शन भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिकता का कोई इंजेक्शन मौजूद है और कुछ लोगों ने उस इंजेक्शन को तैयार किया और भारतीय समाज में की रगों में धीरे धीरे करके वो इंजेक्शन लगा दिया। प्रोफेसर कोठारी कहते हैं कि ये लोकतंत्र नामक संस्था जो है, ये सांप्रदायिकता और बहुसंख्यकवाद उसकी अंतर्वस्तु का हिस्सा है, ये उसके मर्म का हिस्सा है। यानी इसी बात को अगर हम और सरलता से कहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि हर लोकतंत्र में एक बहुसंख्यकवादी आवेग होता है, एक मेजोरिटेरियन इंपल्स होता है हर लोकतंत्र में, जिसकी वजह से, और उसमें हमेशा खतरे रहते हैं कि ये जो मेजोरिटेरियन इंपल्स है ये बिनाइन रहेगा या मैलिग्नेंट हो जाएगा, ये सौम्य रहेगा या दुष्ट बन जाएगा। ये इस लोकतंत्र को संसाधित करने वाली शक्तियां हैं, इसमें नेता भी शामिल हैं, बुद्धिजीवी भी शामिल हैं, कलाकार भी शामिल हैं और नागरिक समाज के लोग भी शामिल हैं, सभी लोग शामिल हैं। लोकतंत्र को संसाधित करने वाली जो शक्तियां हैं, ये उन शक्तियों का कर्तव्य है कि इस बहुसंख्यकवादी आवेग को दुष्ट न बनने दें। अब हम लोगों को ये पता लगाना चाहिए, और जो हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं, कि आखिरकार भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में वो क्षण कब आया जब ये बहुसंख्यकवादी आवेग दुष्टता की तरफ बढ़ा। हमेशा से ऐसा नहीं था, जो आपकी किताब भी मानती है जी, ऐसा हमेशा से नहीं था। वो क्षण कब आया? मैं मानता हूं वो क्षण 1980 में आया। 1980 के बाद से वो शक्तियां, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, न किसी पार्टी का नाम ले रहा हूं, न नेता का नाम ले रहा हूं, वो शक्तियां जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदारी को ओढ़ा हुआ था कि वो अल्पसंख्यकों की बहुसंख्यकवादी धौंस से उनकी रक्षा करेंगी और इस देश को लोकतांत्रिक बनाए रखेंगी, उन शक्तियों ने ही बहुसंख्यकवादी राजनीतिक कार्ड खेलना शुरू किया। उन्हीं दिनों इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ने एक संपादकीय लिखा। उस संपादकीय में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि जो लोग खद्दर के सफेद कपड़े पहन रहे हैं, उनमें और
भगवा वस्त्रधारियों में कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं रह गया है। तो मैं प्रोफेसर कोठारी और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के जरिए आपको उस लेख में प्रोफेसर कोठारी ने यह भी बताया है कि किस तरीके से सांप्रदायिकता का जो चुनावी खेल है, वो चुनावी खेल संख्याओं के गणन शास्त्र, यानी आपको बहुमत बनाना है तो आप कुछ इस बिरादरी के लोग जोड़िए, कुछ इस बिरादरी के लोग जोड़िए, इस बिरादरी को आरक्षण दे दीजिए, इस बिरादरी को थोड़े से और भी रियायतें दे दीजिए और इन सबके वोट जोड़ के एक आप बहुमत बना लीजिए। तो वो कहते हैं कि इस तरह लोकतंत्र संख्याओं के गणन शास्त्र में बदल गया है और ऐसा बदलने के कारण उसकी जो एक कल्याणकारी लोकोन्मुख जो सार वस्तु होती है, उस सार वस्तु का लगातार क्षय होता जा रहा है। और इस सिलसिले में केवल वही लोग नहीं भाग ले रहे हैं जो लोग अपने आप को खुलकर मुसलमानों का और अन्य अल्पसंख्यकों का विरोधी कहते हैं, बल्कि वो लोग भी भाग ले रहे हैं जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जो अपने आप को वामपंथी कहते हैं। उन्हें भी सत्ता चाहिए, वो सत्ता बनाने के लिए उन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि संख्याओं के गणन शास्त्र की तरफ इस पूरे लोकतंत्र को धकेलता है। उसी लेख में देखिए, ये लेख 1985 में प्रकाशित हुआ था। तब भारतीय जनता पार्टी की संसद में केवल 2 सीटें थी और कांग्रेस को अपने इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ था। राजीव गांधी ने अपने नाना जवाहरलाल नेहरू से भी बड़ा बहुमत प्राप्त किया था। उस वक्त प्रोफेसर कोठारी ये बता रहे हैं कि त्योहारों की शक्ल किस तरीके से बदल रही है। जो त्योहार केवल कुछ इलाकों में केंद्रित रहते थे, वो किस तरीके से अखिल भारतीय रूप लेते जा रहे हैं। दिन रात सड़कों पर कुछ ना कुछ बचता ही रहता है, सड़कें रोक रोक कर जगराते किए जा रहे हैं, ये सब लिखा है उस लेख में। और गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा का कोई अंत नहीं रह गया है इसको, इन चीजों को मनाने का। और टीवी पे जो आ रहा है, सब कुल मिलाकर एक खास तरह के विमर्श और माहौल की रचना, ये सब बातें कर रहे हैं। तो उसमें ये पहली बात तो ये है कि डॉक्टर विनोद मुंबई के डिस्कोर्स से, कि विमर्श से हम लोग ये लाभ उठा सकते हैं कि हम लोग थोड़ा इस दिशा में सोचने की कोशिश करें कि ये मामला केवल ऐसा नहीं है कि केवल नरेंद्र मोदी की सरकार आने से शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी की सरकार आने से इसकी शिद्दत बहुत बढ़ गई है और इसने हम लोगों को बहुत सताना शुरू कर दिया, ये बात सही है। लेकिन वो लोग जो कि कांग्रेस की सरकार आ जाने पर चादर तान के सो जाते हैं और अपने आप को सांप्रदायिकता विरोधी बोलते हैं, वो जब भाजपा की सरकार आती है तभी जागते हैं, उनको लगता है तभी लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। तो वहां पे एक समस्या है, वो इस विमर्श से थोड़ी बहुत हम लोगों को उसकी तरफ इशारा होता है। दूसरी बात मैं इस तरफ इशारा करूंगा कि इसमें प्रोफेसर राजीव भार्गव के विमर्श का इस्तेमाल करूंगा। वो मेरे ख्याल से भारत में जितने भी राजनीति शास्त्री हैं उसमें सेकुलरिज्म पे अपना सारा जीवन सेकुलरिज्म के अध्ययन पे उन्होंने लगाया। तो वो ये कहते हैं कि अगर हम सेकुलरवाद को केवल माइनॉरिटी राइट और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा में सीमित कर देंगे, ये बात सही है, सेकुलर लोगों का ये कर्तव्य है और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना भी चाहिए। लेकिन अगर हम इस रिडक्शनिज्म में फंस जाएंगे कि वो केवल माइनॉरिटी राइट्स और उनके अधिकारों की रक्षा तक ही वो सीमित है, तो हमारी नजर बहुसंख्यक समाज के साथ क्या क्या प्रयोग किए जा रहे हैं ये देखने से चूक जाएगी। और जब आप उसका अध्ययन करते हैं कि किस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भीतरी चिंताएं क्या हैं, अगर आप स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, उसके बाद में फिर आप विनायक दामोदर सावरकर, फिर केशवराव बलिराम हेडगेवार, फिर सदाशिव गोलवलकर और फिर बाला साहब देवरस तक, ये जो हिंदू सिद्धांतकार और हिंदू संगठक हैं, अगर आप इनके विचारों को देखें तो सबकी चिंताओं के केंद्र में हिंदू समाज है। मुसलमान विरोध और अल्पसंख्यक विरोध तो हिंदू समाज को गोलबंद करने की एक युक्ति है, लेकिन इनकी चिंताओं केंद्र में मुख्यतः हिंदू समाज है कि भाई जाति का हम क्या करेंगे, वर्ण व्यवस्था का हम क्या करेंगे, सारी बहसें इसी बात पर केंद्रित हैं। आप इतने उनके पूरे के पूरे वांग्मय पढ़ डालिए, आपको मुसलमानों के बारे में बहुत ही कम बातें मिलेंगी, ज्यादातर बातें उनकी हिंदुओं के बारे में है। जबकि हम लोग गोलवलकर की एक ही किताब का हवाला देके बार बार कहते रहते हैं कि लोग मुसलमान विरोधी हैं, फासिस्ट हैं, वो ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखिए उनकी बुनियादी सरोकार है क्या। उनकी बुनियादी सरोकार ये है कि हिंदुओं की राजनीतिक एकता कैसे की जाए, जातियों को तोड़ के की जाए कि जातियों के बने रहने की जाए, ये टॉप डाउन होगी कि बॉटम अप होगी, यही सारी बहसें उन लोगों के बीच में चल रही है।
तो हिंदू समाज, उनकी प्रयोगशालाएं मुसलमानों के बारे में नहीं है। चाहे वो गुजरात की प्रयोगशाला हो, चाहे उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला हो, उनकी प्रयोगशाला हिंदुओं के बारे में है। इसीलिए सेकुलर लोगों का फोकस रहता है माइनॉरिटी राइट्स पे और उनका फोकस रहता है मेजॉरिटी के ऊपर। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग किस्म के फोकस हैं, जिसमें जो मेजॉरिटी के ऊपर फोकस दे रहा है, आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त कहाँ है, और जो माइनॉरिटी के ऊपर फोकस दे रहे हैं वो धीरे धीरे जो विमर्श है उससे बाहर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रयास करना है, आंदोलन करना है, उसकी दावेदारियों के खिलाफ हूं, वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि हम लोग बहुसंख्यक समाज के साथ जो हो रहा है उसको देखने से इनकार कर दें। मेरे ख्याल से 7-8 मिनट का आपने टाइम दिया था, बाकी बातें बाद में। जी बहुत बहुत शुक्रिया वासंती जी का, जिन्होंने सबसे पहले तो किताब के अनुवाद के लिए बात की, और दूसरा इस वजह से कि ये जो आयोजन आप लोगों ने किया है वो मतलब इस किताब के बहाने, किताब के अनुवाद के बहाने मुझे विनोद से न केवल परिचय का मौका मिला, लेकिन जो अपने युवावस्था के दिनों के तमाम लोगों से मिलने का मौका मिला, जो मागोवा ग्रुप से विनोद जुड़े हुए थे, और हम लोग भी उन दिनों स्कूल में हुआ करते थे, तो तमाम सारे साथियों से ऑनलाइन ही सही मिलने का मौका मिला। तो नए सिरे से अपनी युवावस्था को याद करने का मौका मिला, उन दौर को याद करने का मौका मिला। तो दोहरा शुक्रिया आपका जिसने। और ये जो पूरा आंदोलन था, ये तो मागवा सोमू के बारे में तो विनोद ज़्यादा बताएंगे, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। और ये जो किताब है पूरी, जो इंसाफ बुलेटिन 2004 से विनोद उसको एडिट कर रहे हैं, उसके संपादकीय के बारे में अभय ने बिल्कुल कहा था, ठीक ही कहा था। मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, किताब एक मिथक को तोड़ती है कि आमतौर पर जो पश्चिमी जगत में जो भारत के लोग रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, पश्चिमी यूरोप में रहते हैं, एक आमतौर पर छवि बना दी गई है कि वो सब मोदी समर्थक हैं। और ये कि इस किताब के ज़रिए आप जिन लोगों से भी मिलते हैं और उनकी गतिविधियों से बारे परिचित होते हैं, तो लगता है कि एक वैकल्पिक आवाज़ मौजूद है। क्योंकि जो छवि यही आती है। पिछले दिनों 15 अगस्त को जो न्यू जर्सी में प्रदर्शन हुआ था, 15 अगस्त के दिन पर जो रैली निकली थी, हम सभी जानते हैं कि बुलडोजर की रैली निकली थी, और जिसमें मोदी और योगी की तस्वीरें के साथ रैली निकली थी, तमाम भारतीय शामिल थे उसमें, और वहाँ के तमाम सेकुलर जमातों ने उसकी मुखालिफत की। तो ये जो आलम है वहाँ पर, उसमें ये किताब इस मिथक को तोड़ती है कि वे तमाम वैकल्पिक आवाज़ें मौजूद हैं। हम लोग सब लोग जानते थे, लेकिन किताब के जरिए ये बातें संगठित रूप में आती हैं। सीमित समय इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स नोट किया हूँ, ताकि बाद में हम चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे उनसे आपसे। और किताब के लिए तमाम सारे पहलू जो भारत की शक्ल अभी बन रही है, उससे हमारा इशारा कराते हैं। 2014 के बाद भारत में एक नया संक्रमण शुरू हुआ है। उसकी उन तमाम संक्रमणों की ये किताब छानबीन करती है और सवाल उठाती है कि क्या ये किस दिशा में भारत जा रहा है। हर संक्रमण पीड़ादायी होता है। कई बार ऐसे संक्रमण से तमाम अच्छी बुरी बातें तमाम सामने आती हैं। दक्षिण एशिया के इस हिस्से में एक संक्रमण हुआ था 1947 में, हम लोगों ने देखा था, जब एक तरफ अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी हम लोगों को, और साथ ही साथ 2 मुल्क बने थे, और जो अवाम अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो थी और वो आपस में लड़ रही थी, और 10 लाख से अधिक लोग उसमें मारे गए थे। और एक फैसला जो उस वक्त 47 में संक्रमण हुआ, जो शक्ल बनी, 2 मुल्कों की शक्ल बनी, और 2 अलग अलग धाराओं पर शक्ल, अलग अलग ज़मीनों पर शक्ल बनी। एक ने धर्म के आधार पर मुल्क बनाने का फैसला उन्होंने लिया था, और यहाँ पर कुर्बानी दे करके भी, बहुत बड़ी कीमत उठा करके भी यहाँ पर कोशिश की गई कि हम लोग सेक्युलर आधारों पर, धर्मनिरपेक्ष आधारों पर हम लोग मुल्क बनाएंगे। ये कोशिश हुई थी। और तो 2014 से जो नया संक्रमण शुरू हुआ है हमारे सामने, उसमें इस पहिए को भी उलट घुमाने की कोशिश दिख रही है। परवीन शाकिर के जो नज्म है, हम तुम जैसे निकले, उसको बिल्कुल साबित करने का एक जुनून आज की तारीख में हिंदुस्तान में दिख रहा है। संसद के पटल पर नया इतिहास गढ़ने की बात हम लोग देख ही चुके हैं, जब 1200 साल की गुलामी का जिक्र किया गया। हम सब लोगों ने 150 साल की गुलामी की बात सुनी है, लेकिन नया इतिहास हमारे सामने पेश किया जा रहा है। लोगों को दीमक बताने की, या लोगों को चेहरे से पहचानने की, कपड़ों से पहचानने की एक नया सिलसिला हमारे मुल्क में शुरू हुआ है। एक नया इंडिया, न्यू इंडिया कहा जा रहा है उसको। और नागरिकता को पहली बार
मजहब के साथ नत्थी करने की कोशिश हो रही थी। किताब के जरिए, किताब के जो विभिन्न लेख हैं, इनके जरिए ये न्यू इंडिया की शक्ल हमारे सामने आती है। इजराइल के हुक्मरान जो इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, किताब में उसका भी जिक्र है, और अभी पिछले दिनों वायर में भी विनोद जी ने लिखा था। तो उसको जो उसके खिलाफ जो बुलडोजर का न्याय का सिलसिला जो इजराइल की जनता, इजराइल सरकार कर रही है, और आज भारत में उसको आजमाया जा रहा है, और अदालत को पूछना पड़ रहा है आज की तारीख में। अभी पिछले एक कुछ 2 दिन पहले ही असम की हाईकोर्ट ने पूछा है कि ये बुलडोजर न्याय कहाँ से आया, ये कहाँ से तो एक तरह का, तो ये नई न्यू इंडिया की जो शक्ल हमारे सामने है, ये न्यू इंडिया है जहां पर पश्चाताप की भावना का विलोप हो गया है। मारने लोगों को संगठित रूप में मारा जा रहा है, लिंचिंग की जा रही है, उसके वीडियो जारी हो रहे हैं, और फिर ऐसे लोग जो हत्यारे हैं, ऐसे लिंच जो विनोद जिक्र करते हैं कैसे लिंच नेशन बन रहा है, और सत्ताधारियों की तरफ से उनको माला पहनाई जा रही है। समूचे समाज को जो हत्यारा बनाया जा रहा है, और इस न्यू इंडिया में वर्णीय गांधी नहीं है, नाथुराम गोडसे नए देशभक्त हैं। तो इस पूरी इंडिया के अलग अलग पहलुओं पर ये किताब हमारे सामने रोशनी डालती है। न्यू इंडिया की जब भी बात होती है, मेरे आंखों के सामने जुनैद नाम का एक बच्चा आता है, 13-14 साल का जुनैद, और 200 लोगों की भीड़ के बीच उसको पीट कर मार डाला गया था। और ये ऐसी घटना है कि जो आधिकारिक तौर पर किसी ने नहीं देखा। जब इंडियन एक्सप्रेस का पत्रकार वहां पर पूछने गया जो जुनैद को पीटा गया था, आपने देखा था? किसी ने नहीं देखा था। तो ये क्या किसी मौत को इस तरह अनदेखा किया जा सकता है? ये न्यू इंडिया की शक्ल बन रही है। एक पूरे नैतिक गर्त में समाज को जो ले जाया जाता है, तो उस घर से बाहर निकलने में पूरी पीढ़ी की मेहनत लगती है। मुझे लगता है कि अब आंखें खुली रखकर सब कुछ ठीक से देखने की, पहचानने की जरूरत है, और ये पूछने की जरूरत है कि जो सवाल किताब अपने ढंग से उठाती है, ये मुल्क किस ओर जा रहा है। प्रश्न पूछे जाने जरूरी है, क्योंकि प्रश्न उठाने पर, असहमति दर्ज करने पर, अपनी अलग राय रखने पर, स्वतंत्र विचार करने पर अब बंदिशें बढ़ती जा रही हैं। अपना ये शुरुआती वक्तव्य मैं नेहरू को याद करके समाप्त करूंगा। नेहरू, जिनके नेहरू डायलॉग्स के तहत ये प्रोग्राम भी हो रहा है, और जिनकी याद में संवाद हो रहा है, उन्होंने लिखा है, 1958 का उनकी तकरीर है। So in this rather curious world of ours today, all one can do is to pose questions. It is only a very, very wise man or a very, very foolish man who would attempt to answer them. I am not very wise, and I hope not very foolish. फिर एक बार मैंने ये लिखा था आप लोगों को ईमेल में कि आपके पास शायद कुछ सवाल भी होंगे जो आप डॉक्टर मोबई से पूछना चाहेंगे, अभय जी, और जिससे फिर उसके बाद मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मोबई अपनी बात। मैं अगर डॉक्टर मोबई के पास अगर उन चीज़ों को देखो, मुझे यकीन है उन्होंने जरूर उनको देखा होगा। मैं जानना ये चाहता हूँ कि मुसलमानों के वोट की जो एफिकेसी है, यानी अल्पसंख्यकों के वोटों की जो प्रभावकारिता है, उसको जीरो करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 45 से 50% हिंदुओं की गोलबंदी करने का हथकंडे को उन्होंने आज साफ कर दिया। वो हर जगह 40-45 जहां हिंदू एक जगह एक ग्रुप में जमा होते हैं एक पोल पे, तो मुसलमान किसी को वोट देते रहे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सत्ता को कोई चुनाव में उसको कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये तो उन्होंने ये काम कर लिया। तो अब ऐसे में अल्पसंख्यक समाज क्या करे? ऐसे में अल्पसंख्यक, एक इतना बड़ा अल्पसंख्यक समाज है, जिसको मौलाना आजाद कहते थे ये माइनॉरिटी नहीं बल्कि दूसरी मेजॉरिटी है। तो अब वो क्या करे? इसके ऊपर अगर आप कोई प्रकाश डालें, मतलब उसके लिए अगर कोई कार्यक्रम हो आपकी निगाह में या कोई, तो वो मेरे ख्याल से बहुत हम लोगों के लिए, मेरे लिए भी रोशनी होगी, मुझे भी रोशनी मिलेगी उससे। मैं कुछ चंद लफ्ज आपके सामने पेश कर सकता हूं कि सवाल तो बहुत मुश्किल है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी
जो सब जगह क्राइसिस में है, उसके वजूहात फर्क हैं जहाँ अलग अलग मुल्कों में, मगर सब जगह कोई ना कोई क्राइसिस ज़रूर है। यूएसए में भी बहुत क्राइसिस है। तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि 14-15% अल्पसंख्यक मुसलमानों की है यहाँ पे पॉपुलेशन, और कई इलेक्टोरल एरियाज में तो 20 या 25-30% होगी, और उनकी वोट का कोई मायने नहीं रखता है जहाँ पे हिंदुओं का कंसोलिडेशन हो। तो मुझे लगता है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको इस पे चर्चा करनी चाहिए कि आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो मज़हब के ऊपर बेस्ड है, आप उससे कैसे आगे बढ़ सकें। और बहुत मुद्दे हैं ज़िंदगी में, क्लास है, इकोनॉमी है, जॉब्स हैं, और जो वो क्यों सब इतने रद्दी हो गए हैं कि आप सिर्फ एक आइडेंटिटी लेके आप उसको एलिवेट कर रहे हैं कि आप हिंदू हैं तो आप बीजेपी को ही वोट देंगे। ये इस पे मैं देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ और कुछ जो हमारे पास सोर्सेज इंटरनेट पे आते हैं, मगर इस पे अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही कि क्यों। शायद ये यात्रा भी जो कुछ चल रही है वो भी अखबारों में मैं देख लेता हूँ कि कुछ क्लैरिटी आनी चाहिए कि क्यों मज़हब और आइडेंटिटी एक ही मेजर सोर्स ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का बन गया है, और सब जो बेशुमार मुद्दे जो हैं इस मुल्क में और जो सबके सामने हैं, वो क्यों मजबूत नहीं बन सकते। तो इसके बारे में सोचते रहते हैं, और फिर थोड़ा बहुत जो कुछ आता है मन में मैं लिख देता हूँ हर महीने इसके फर्क चीज़ों पे। मगर आपका सवाल बिल्कुल क्या है, इट्स द मेजर क्वेश्चन है, एंड आई थिंक हमें क्लैरिटी चाहिए इस पे इन ऑल रिस्पेक्ट्स। थैंक यू। सुभाष एक मैं शेर से शुरू करूँगा। आग मुसलसल जेहन में लगी होगी, यूं ही कोई आग में जला नहीं होगा। हमारे मुल्क में मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इतनी हिंसा है, मतलब इतना, और हम लोग हिंसा कैसे जज्ब कर पाते हैं। बंटवारा जिसके बारे में हम लोग पिछले बार आप आए भी थे बात करने के लिए, इस मुल्क ने 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे बंटवारे के वक्त, और उस बंटवारे की कोई चर्चा नहीं होती। जितने लोग मारे गए, किसने किसको मारा, किसने पड़ोसी को मारा, किसने बहन को मारा, किसको मारा। तो पूरा ये समाज में जो पूरी हिंसा पसरी हुई है, और कैसे हम लोग, मतलब, और ये सिर्फ और वो जो बंटवारे के बाद की हिंसा नहीं, लगातार हमारे समाज में चल रही है हिंसा। गुजरात 1992 भी दिखाई दी थी, 1919 लगातार ये सिलसिला पहले की जड़ें। तो ये जो जहनों में हिंसा पड़ी हुई है, और वो जो आज मैं ज़्यादा इस पर पूछना चाहूँगा, पार्टीशन वाला जो मसला है, क्योंकि वो बात है सबके दिमाग में। मतलब जब भी दंगा होता है तो पाकिस्तान भेजने की बात होती है, तो लेकिन इस पर बात नहीं होती कि क्यों ऐसा हुआ है। और ये जो हमारे समाज की जो फॉल्ट लाइन है, मेरे ख्याल से उस पर ज़्यादा जो बोलने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है, ताकि नहीं तो वो चीज़ें उभरती रहेंगी। सिखों के खिलाफ भी चलेगा, दलितों के खिलाफ भी चलेगा, तो वो इसके बारे में मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती है। आप उसके बारे में ये सबसे दिलचस्प सवाल है कि ये जो दो कौमी नज़रिया जो शुरू हुआ था, शायद पहले इसकी अहमियत सावरकर ने 1923 में लिखी थी, फिर जिन्ना साहब इसको लेके आगे 10 साल 15 साल बाद लेके आगे चले अपने उनकी जो इंटेंशंस थी, जो भी कुछ थी।
तो ये मैंने कोई 6 साल की उम्र में जब बंटवारा हुआ तो अपने आंखों देखा हाल है कि मैंने लाशें दोनों तरफ जो लकीर बन गई। पहले तो हम लाहौर और अमृतसर जलंधर कुछ समझते, पैदाइश मेरी लाहौर की है, तो 6 साल का था तो मैंने दो तरफ देखी। वो कुछ ऐसा मुझे लगा कि ये कुछ फंडामेंटल चीज़ है और उसके दो पहलू हैं। एक है डिस्पोजेशन, यानी कि किसी को अपनी जगह से उखाड़ना मज़हब के नाम पे। ये मेरे जो नाना थे, जो पुराने लाहौरिया थे, उनका पुराना शहर में घर था और जिनके घर में मैं पैदा हुआ था, तो वो उनको समझ नहीं आया कभी। वो कहते थे राजा बदलते हैं, प्रजा तो नहीं बदलती। ये कैसे हो सकता है कि प्रजा बदल जाए और मुझे वहाँ से उखाड़ दिया जाए? वो कभी समझ नहीं आया। वो कोई थे, वो शायद पैदा हुए थे सेम ईयर एज गांधी जी, तो यू कैन टेल कि वो प्रॉब्ली 78-80 के आसपास थे जब ये हुआ। तो तब से मुझे भी सोचा कि हम क्यों नहीं ये 10 लाख या 12 लाख या जितने भी लोग मारे गए, और क्यों मारे गए, तो कुछ पंजाब के बारे में मुझे काफ़ी कुछ हैरत होती थी, क्योंकि पंजाब एक तरफ से आप देखें तो सूफियों, पीर का दरगाह होता था, उस पर सब जाते थे, हिंदू सिख मुसलमान। दैट वाज ए बहुत ही मामूली, क्योंकि कोई समझता नहीं था कि कोई आप वहाँ पे कोई औरत को कुछ भी चाहिए तो वो हिंदू हो या सिख हो, या वो एक दरगाह पे चली जाती थी। तो ये एक जहालत कैसे एक उबल के आई कि चंद महीनों में इतना कुछ मारपीट हो जाए। तो ये एक मेरे दोस्त हैं जो अभी आएंगे, वो डायलॉग, उन्होंने जिना पे बहुत बड़ी किताब लिखी है, इश्तियाक अहमद साहब प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड नाउ। तो उनकी किताब है पंजाब ब्लडीड, क्लेंस्ड एंड पार्टीशन्ड, अंग्रेजी में किताब है। तो वो पढ़ के मुझे थोड़ा बहुत समझ आया कि जो वर्स्ट वायलेंस के इंसिडेंट्स थे वो कैसे हुए। खैर वो हो गए सो हो गए, मगर अब लगता है कि जो नफरत में इन मुल्कों की पैदाइश हुई, वो नफरत और गहरी होती जा रही है और वो बंद नहीं हो रही, वो ज़्यादा बढ़ रही है। और बढ़ रही है, लोग ऐसे बात करते हैं जो जिनको कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ, मगर आपने दुश्मन एक ऐसा मेंटली बना लिया है तो उसको, यानी कि कोई 15-20 साल या 30-35 साल का कोई है यहाँ पे, उसको क्या पता है क्या हालात थे, क्या मुल्क था, कौन संग 1000 साल संग रह रहे थे, एटसेट्रा। तो मुझे लगता है कि ये हमें समझना चाहिए बहुत गौर से, और ये भी कोशिश है कि क्यों, जो जैसे सुभाष ने पूछा, ये नफरत कैसे फैली और क्यों यहाँ पे उसका वज़न अभी तक हमारे जिस्म पे इतना हद से बढ़ गया है कि सारे मुल्क एक रास्ते ऐसा जा रहा है जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। सो समहाउ हमें इसको समझने में, अब ये मैं कोशिश करता हूँ कि
अलग अलग महीने में मुझे एक एडिटोरियल लिखना पड़ता है, तो ये सोचना पड़ता है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। कभी कभी पाकिस्तान पे भी लिख देते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, या बांग्लादेश में, क्योंकि वो साउथ एशिया फोरम की बुलेटिन है, तो ज़्यादातर हिंदुस्तान पे लिखते हैं। सो इसको समझना कि ये नफ़रत क्यों फैल रही है, कौन इसको फैला रहा है, कौन क्या कर रहा है, और मज़हब एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इतनी अहमियत कैसे पा गया है, कैसे उसको रखा जा रहा है। तो ये हम कोशिश करते हैं उसके जो भी पहलू हैं, हर महीने कुछ ना कुछ हम लिखने की कोशिश करते हैं। मैं ये चाहूँगा कि चूँकि आप में से ज़्यादातर लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है, फिर भी जिन विषयों पर बात हो रही है वे विषय ऐसे हैं जिन पर हम रोज़ाना सुबह शाम चर्चा करते ही रहते हैं, और जो हमारी फ़िक्रें हैं। तो अगर आपके पास कोई सवाल हो डॉक्टर मोबाई के लिए, तो हाँ, पहले निधीश, फिर हाँ। ये जो अभय जो सवाल पूछ रहे थे कि अल्पसंख्यक मुसलमान इतने परसेंटेज के हैं और फिर भी उनको बार बार अदर करके जो है किनारे किया जा रहा है। पर आप अमेरिका में रहे हैं, तो वहाँ तो इस समय मेरे ख्याल से ब्लैक्स के परसेंटेज वाइज वो यहाँ से मुसलमानों से कम है, लगभग एक ही है, नॉट वेरी डिफरेंट। पर वो अपने आप को शायद पॉलिटिकली आर्टिकुलेट कर पाए, और वहाँ तो और भी ज़्यादा बंटवारे हैं। क्या उसको कुछ बोलेंगे? थैंक यू। हाँ, ज़रूर। सो लेट्स टेक 1 or 2 more। हाँ, मनदीप। मेरा सवाल अभय से मैं करना चाहूँगा। अभी अभय निशाने पर नहीं है, अच्छा, अभी मोबाइल साहब निशाने, फिर भी आप सवाल कीजिए ज़रूर। आप इनसे करिए ज़रूर। अभय, ज़्यादातर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस मैं देखता हूँ कि हालांकि समाज के ऊपर भी बात होती है, लेकिन मैं अभी पिछले कुछ दिनों में जो दंगाग्रस्त इलाके थे 2019 के बाद 3 साल में गया, तो ज़्यादातर जो माइनॉरिटीज ग्रुप है वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं में ना जेनोसाइडल इम्पल्स हैं, उनमें मतलब आवेग हैं वो, और वो हमें अब वो सताते हैं। जो जेनोसाइडल इम्पल्स हैं हिंदुओं के, वो हमें सताते हैं, और हमें अब अपने तरीके की लामबंदी करनी होगी। तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि क्या जो हिंदू हैं भारत के, उनमें जेनोसाइडल इम्पल्स हैं? यूएस सोसाइटी में जो क्लीवेज था, वो क्योंकि गुलामी से वो 100 साल 150 साल गुलामी ऑफिशियल 200 साल चली, फिर सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर ने एक फॉर्मल तरीके से उनको आज़ादी दे दी, मगर सारे साउथ में वो सिर्फ फॉर्मल था। वो 1960 या 62 64 की तक, जब तक कि सिविल राइट्स एक्ट पास हुए वो लिंडन जॉनसन की प्रेसिडेंसी में, तो वहाँ पे इसको जिम क्रो कहते थे। जिम क्रो वाज एक ऐसा सिस्टम था कि they were not allowed to vote, there was no equality and so on. It was virtual slavery as earlier. तो वहाँ पे जो ब्लैक अपराइजिंग वन कैन से 60s में बहुत एक पीरियड ऑफ फर्मेंट था, जब वॉर के खिलाफ वियतनाम वॉर वाज ए बिग आइटम, और सिविल राइट्स के लिए ब्लैक्स का बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स उठे। उनका किस हद तक
they achieved some success in the sense के some success हम कह सकते हैं, but only partial success. उसका जो अब जो उसका अगेंस्ट सारा मूवमेंट ट्रम्प का इज बेस्ड ऑन वाइट सुप्रेमेसी. द कोर ऑफ ट्रम्प इज वाइट सुप्रेमेसी, और अबाउट 40% ऑफ जो पॉपुलेशन, वाइट पॉपुलेशन जो अपने आप को समझती है दे लॉस्ट आउट इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज, तो उसका यू कैन से कि यू नो it is still a partial success only. It's not that the blacks have been able to achieve full equality. Now, यहाँ पे मुसलमान slaves, they were not, the origin, historical origins are quite different. And I think one should उसको समझना चाहिए और उसको appreciate करना चाहिए, क्योंकि history वैसे वन कैनॉट इक्वेट कि माइनॉरिटीज़ हैं, देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट हिस्ट्री दैट इज़ इन्वॉल्व. इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा बिकॉज इट विल लीड अस टू फार अ फील्ड, मगर जस्ट अप्रिशिएट के यस सिमिलैरिटीज सब जगह जहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटी है तो माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी की कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो रहेगी, मगर उसके हिस्टोरिकल ऑरिजिन्स को हमें समझना चाहिए एंड देन यू नो दैट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री इन दैट कॉन्टेक्स्ट. थैंक यू. अभय जी. जी देखिए, आपका सवाल तो बहुत कठिन है. आपने दंगाग्रस्त इलाके में मुसलमानों की हिंदुओं के बारे में राय बताई है. हिंदुओं से पूछेंगे तो वो भी आपको अपनी राय बताएंगे मुसलमानों के बारे में. तो ये सिलसिला तो इस तरह चलता रहेगा. सवाल इस बात का है कि नहीं, वो सिखों ने भी बोला है कि जेनोसाइडल इंपल्सेस हैं हिंदुओं में, और इसीलिए वो अपनी पॉलिटिकल लामबंदी भी कर रहे हैं. वो खाली जो उनके धार्मिक संगठन है, खाली वो धर्म के ऊपर उपदेश फैलाने तक सीमित नहीं रह गए हैं, वो पॉलिटिकल लामबंदियां भी कर रहे हैं. ठीक है. हिंदुत्व तो राजनीतिक विचारधारा है ही. हिंदुत्व का मतलब ही है हिंदुओं की राजनीतिक एकता, धार्मिक एकता नहीं, सांस्कृतिक एकता नहीं, सामाजिक एकता नहीं. उनका सीधा सावरकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हिंदुत्व, हिंदू धर्म जो आध्यात्मिक, इसमें आध्यात्मिक पहलू है, उससे अलग चीज है. ये एक राजनीतिक विचारधारा है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है. हिंदुत्व तो तमाम सारे हथकंडों का इस्तेमाल करके राजनीतिक आधार पर हिंदुओं को एकजुट करने का तरीका है. तो राजनीतिक लामबंदी तो करेंगे करेंगे. मेरा कहना यह है कि जब स्पष्ट रूप से, खुले रूप से, घोषणा पूर्वक राजनीतिक लामबंदी की जा रही है तो उसकी आलोचना करने और उसके मर्म का पता लगाने के लिए हम उसमें सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं का घालमेल क्यों करते हैं, ये सवाल मैं अपने आप से पूछता हूं. मसलन इतनी ज्यादा हिंदुओं मुसलमानों में द्वेष है, लेकिन आप अजमेर की दरगाह पे जाइए तो पता लगाइए कि हिंदुओं ने वहां कम आना कर दिया शुरू. मेरे ख्याल से हिंदू अभी भी जितने पहले आते थे उतने ही अभी भी जा रहे हैं. एक नया देवता, नया भगवान पैदा हुआ है, इसका नाम है सत्य साईं बाबा, जो कहीं से भी कट्टर सनातन धर्मी हिंदू भगवान नहीं है. जिसका जो स्रोत है वो इस्लाम है. वो अल्लाह अल्लाह सब बोलते थे उसमें, सत्य साईं बाबा. और उनके जगह जगह पूरी दिल्ली में जाने कितने मंदिर हैं. मेरे घर के पास उनका मंदिर है. मेरे अपार्टमेंट में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं और जिन्होंने भाजपा को छोड़कर किसी को वोट नहीं दिया है, वो साईं संध्या नियमित रूप से मनाते हैं और पैसे खर्च करके मनाते हैं. तो सवाल यह है कि जो जिसको हम समाज विज्ञान की भाषा में कहते हैं, जो सोशल का डोमेन है, दूसरा एक डोमेन है पॉलिटिकल का. इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, इसकी हमें एक नई परख बनानी होगी. जो पुराना तरीका था सोचने का कि भाई सामाजिक संस्कृति है, गंगा जमनी संस्कृति है, लोग सब मिलजुल के रहते हैं, इसलिए दंगे होते हैं तो हमें ताज्जुब हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं. एक ही थान पर मत्था टेकने वाले, एक ही दरगाह में जियारत करने वाले लोग जो हैं, जब दंगा होगा तो वो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें सूंघ के खड़े हो जाएंगे. इसलिए आप उन दोनों चीजों का घालमेल मत कीजिए. दो अलग अलग मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति की दुनिया
अलग है। नहीं, पर वो इसमें- अलग तरीके से अपने आप को संसाधित करती है। जब वही लोग सामाजिक दुनिया में, सामाजिक दायरे में जाते हैं तो उनकी शख्सियतें बदल जाती हैं। एक व्यक्ति केवल एक ही अस्मिता में नहीं रहता, एक ही पहचान में नहीं रहता है, वो तरह तरह की अस्मिताओं की संयुक्त अभिव्यक्ति होता है। आप किसी दलित के घर जाइए, आप उसमें केवल बुद्ध और अंबेडकर को देखना चाहेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी लगा रखी हैं और बुद्ध की तस्वीर भी लगा रखी है, बाबा साहब की तस्वीर भी लगा रखी है। तो वो सब जब जहां जैसा होता है उसके हिसाब से होते रहते हैं। तो ये जो हमारा तरीका है समीक्षा करने का, कि हम लोगों को एक ही अस्मिता में देखना चाहते हैं और उसी के जरिए तमाम सवालों के जवाब ढूंढ लेना चाहते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल अब देखिए, हिंदुओं के आप इतिहास को देखिए, अंग्रेजों को देखिए। अंग्रेजों ने भारतवासियों, जिनमें खासतौर से हिंदू ज़्यादा हैं, उनके बारे में कहा ये भीरू हैं, ये कायर होते हैं, ये आलसी होते हैं, ये सब कहा है ना। जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया देख लीजिए, सब कुछ यही लिखा गया है। बंगालियों के बारे में कहा गया कि एफिमिनेट होते हैं, स्त्रैण होते हैं। तो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी इसका जवाब देने के लिए। सबसे शुरुआती बॉडी बिल्डर्स जो थे सब बंगाल में पैदा हुए, तो उन्होंने अंग्रेजों ने बताया था ये तो एफिमिनेट होते हैं, तो इसका उन्हें जवाब देना था। तो ये बमों के धड़ाके करने लगे, उसके पीछे भी यही था कि हम ये भी करके दिखाएंगे उसमें। तो ये जो हिंदुओं का इतिहास भी बहुत जटिल है, मुसलमानों का इतिहास भी बहुत जटिल है, ये सब बहुत ही जटिल इतिहास हैं। और जो आज जो घटना हो रही है, आज का दंगा जो हो रहा है, उसमें उस जटिल इतिहास के बहुत सारे रेशे हैं। केवल कोई क्या कहता है उसके आधार पर हम लोग किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। जी सर, अभय जी के बाद से ही मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ आंसर मैं सबसे जानना चाहूंगा। जैसे आपने विवेकानंद से शुरू किया कि विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और आरएसएस के तमाम विचारक, फिर जो मदन मोहन मालवीय, ये बाकी जो एक विचारधारा है, और इसके समानांतर एक हम विचारा कबीरदास, रैदास और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और पेरियार और अम्बेडकर तक मेरा मानना देखते हैं। तो जब मैं इन दोनों को देखता हूं तो पाता हूं एक तरह की विचारधारा को समय के साथ बड़ा प्रचार मिला और बहुत वो आगे बढ़े विश्व स्तर पे, ऐसे विवेकानंद जी जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो विचारधारा है, जो चेतना हम तक आ रही है, वो समय के साथ ऐसा लगता है किसी साजिशवश या फिर ना भी हो, ये सिकुड़ती गई, कम होती गई। तो आज के भारत की जो स्थिति है, उस विचारधारा को सिकुड़ाने में या फिर जो उसकी उस तरह से वो आगे नहीं जा पाई, कितना बड़ा मतलब योगदान है उस जो एक धारा की? ठीक है, मेरे एक ख्याल से दो सवाल और ज़्यादातर प्रश्न। मैं तो इसके आपको जवाब दे ही दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से डॉक्टर मोवई से सवाल पूछे जाएं तो ज़्यादा उचित होगा। जी हाँ, वरना ये तो आज तो ये केंद्र में है ना, मतलब आज के हीरो तो ये हैं, तो मालाएं इनके गले में yeah, डाली you जाएं। want to say. Should I pass it on? मेरा बस एक छोटा सा पॉइंट है कि हम सब उसका प्रॉब्लम का शुरुआत ढूंढ रहे हैं इतिहास में, पर मुझे लगता है कि ये काफ़ी आधुनिक चीज़ है और आजकल की राजनीति के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है। जो तनाव है वो आधुनिक चीज़ है, ये ऐतिहासिक चीज़ नहीं है। तो हम क्यों इसलिए कह रहे हैं कि हम जेनोसाइडल है, ये पहले से हमेशा ऐसा था, ये चीज़ें एकदम से बस उभर जाते हैं। और अगर इस तरह से हम देख सकते हैं तो शायद कुछ सोल्यूशन मिल भी सकता है कि ऐसे चीज़ें बस आते हैं जिस समय तो माहौल ऐसा बन जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा हुआ था, जैसे यूगोस्लाविया में 2 हफ्ते पहले किसी को आइडिया नहीं था कि वो पूरा देश तो स्प्लिट हो जाएगा। तो ये पहले तो वो लोग हंस रहे थे कि वो सारा दुनिया कह रहे हैं कि हम अलग हो जाएंगे, हम ऐसा कभी नहीं होगा। 2 हफ्ते बाद तो हुआ। तो ये चीज़ें काफ़ी आधुनिक हैं, ये हिस्टोरिकल बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से प्रॉब्लम देखेंगे इंडिया में तो शायद कुछ सोल्यूशन मिल भी सकता है। जैसे कोई साइकिल है कि अगर वो आगे नहीं चल रहा है तो सपोर्ट चाहिए, कहीं ना तो गिर जाएगा। ठीक है, सपोर्ट है उस तरह का। जी इधर से कोई हाथ उठा था जो मैं मिस कर गया था। जोशी जी, हाँ, वो जोशी जी, रामचरण जोशी। बहुत
दूसरा सा सवाल है कि मैं इसमें इतिहास में और सब में जाना नहीं चाहूँगा। मैं तो पिछले 8 साल के जो अनुभव है उसके आधार पर छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ जी। कि 2014 के बाद भारतीय स्टेट की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी और उसके करेक्टर में जो कुछ बुनियादी परिवर्तन कवर किया है, मस्जिदों में बैठ के कवर किया, मंदिरों में बैठ के किया। ये केवल एकेडमिक डिस्कशन ही नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक सच्चाई भी है जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर को, पॉलिटिकल इकोनॉमी की मैं बात करना चाहूँगा। ये आप मुझे बताएं कि इसमें कितना बड़ा हुआ। थैंक यू। उसके बाद आप ये मुझे लगता है बहुत पेचीदा सवाल है और बुनियादी सवाल है, और इस पे मैं अपनी सोच जो मेरी है कि जब से यहाँ पे लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई तो वो किस गति पे चल रही थी, तो उसकी गति 10 गुना और 2014 के बाद उसकी गति बहुत बढ़ गई है। और ये सारा जो अब कहते हैं कि 2 बंदों के हाथों में सारी इकॉनमी अब आ गई है, 2 हैं या 3 हैं ये मुझे पता नहीं, मगर 2 का नाम ज़्यादा आता है। तो मुझे लगता है कि और जो सब ये जो इनके पहलू हैं, ये धार्मिक और ये सब, वो एक कवर है कि जो एक्चुअल जो थ्रस्ट है कि वो कंप्लीट कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो पहले थोड़ी बहुत वेलफेयर स्टेट बनाई थी, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तो उसको करने के लिए आपको और बहुत सारे खेल खेलने हैं, और मजहबी खेल एक बहुत ही अहम खेल है, क्योंकि लोगों के जहन में वो कुछ रिस्पांस मिलती है उस खेल से। तो जो आपका सवाल है वो आई थिंक उसको समझना इज़ क्रूशल। तो मैं ये अलग अलग जो मैं लेख लिखता हूँ हर महीने पिछले, इसीलिए हम ये अखबार इंसाफ का 20 साल से निकाल रहे हैं। 2002 में शुरू किया था, वो थोड़ी सी करेक्शन है, 2004 में नहीं 2002 में शुरू किया था, क्योंकि अब 248 नंबर महीने के महीने निकालते हैं, तो 248 से आप 12 से उसको तकसीम करें तो वो 20 साल से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहले हम ज़्यादातर फोकस इकोनॉमी पे करते थे यूपीए के टाइम में, तो मगर इस किताब के लिए मैंने ये फैसला किया कि मोदी के टाइम में कोई क्वालिटेटिव चेंज है, सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं है कि गति उसकी थोड़ी तेज़ हो गई कॉरपोरेट बनाने की, मगर उसकी क्वालिटेटिव चेंज है। और क्वालिटेटिव चेंज ये है कि आप और सब उसको छुपाने के लिए, गति बढ़ाने के लिए और उसका जो मकसद है उसको छुपाने के लिए आप और सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, मज़हब हो या और कुछ हो, पाकिस्तान हो, जो भी कुछ हो, नफ़रत फैलाने के लिए आप वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आपका बिल्कुल आइडिया ठीक है कि इट इज़ कॉर्पोरेटाइजेशन गोइंग ऑन ए वेरी वाइड स्केल। देखिए, ये जो मुझसे सवाल पूछा गया था, वो जो आपने पूछा था, आप पीछे बैठे हुए, तो इसमें मैं आपको ये कहूँगा, एक प्रोफेसर राजेंद्र बोरा थे जिनका पिछले दिनों देहांत हो गया। तो उन्होंने एक बहुत गहरी अंतर्दृष्टियों से भरा हुआ एक लेख लिखा था
वो था, उस लेख का टाइटल था कास्ट मेजोरिटेरियनिज्म। उस लेख को पढ़ते वक्त मेरे दिमाग में आया कि मेजोरिटेरियनिज्म तो कई किस्म के हैं, ये केवल हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म ही नहीं है जो हमें सता रहा है, और हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो तरह तरह के मेजोरिटेरियनिज्म की आपसी प्रतियोगिता का नतीजा है। मसलन पंजाब में जब सिख कहते हैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में, वो कहते हैं कि भाई यहाँ तो सिखों का बोलबाला होगा, यहाँ नहीं होगा तो और कहाँ होगा, तो वो क्या है, तो मेजोरिटेरियनिज्म है। कश्मीर में जब मुसलमान कहते हैं कि यहाँ तो कश्मीर घाटी में हमारा नहीं बोलबाला होगा तो किसका होगा, नागालैंड में ईसाई कहते हैं हमारा होना चाहिए बोलबाला। ये छोटे छोटे मेजोरिटेरियनिज्म। इसी तरीके से बड़ा मेजोरिटेरियनिज्म धीरे धीरे पनप रहा है जो हिंदूवादी मेजोरिटेरियनिज्म है। इसी के साथ राजेंद्र जो बोरा है वो हमें बताते हैं कि कास्ट मेजोरिटेरियनिज्म है, इसको हम बहुजन थीसिस के नाम से जानते हैं। अब वो हमें पसंद है वो मेजोरिटेरियनिज्म किसी वजह से, तो हम उसके जो दुर्गुण हैं या उसकी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर कोई उंगली नहीं रखना चाहते। अब समस्या ये है कि वो उन्होंने पूरी तरह व्याख्या की है कि वो बता रहे हैं कि कास्ट मेजोरिटेरियनिज्म और हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म के बीच में प्रतियोगिता चल रही है। ये लेख उन्होंने कम से कम 25 साल पहले लिखा था, जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी और उसके कुछ दिनों बाद जब वो उत्तर प्रदेश में बार बार सत्ता में आती थी भारतीय जनता पार्टी की मदद से, तो वो बता रहे हैं कि ये समस्या क्या है। और उनका ये भी कहना था कि ये जो कास्ट मेजोरिटेरियनिज्म है इसके पास कोई आर्थिक विचारधारा नहीं है, वो कोई इनके पास एजेंडा नहीं है, और वो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म के मुकाबले पराजित हो जाएगा आगे चलकर, और उनकी भविष्यवाणी अक्षरशः सही साबित हुई। यहां तक कि जो कास्ट मेजोरिटेरियनिज्म के जो हथकंडे थे लोगों की गोलबंदी करने वाले, जिन्हें प्रोफेसर कोठारी संख्याओं का गणन शास्त्र कहते थे, वो सारे के सारे हिंदुत्ववादियों ने अपना लिए। उसी तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। दूसरे, वो बहुत खूबसूरती के साथ में हिंदू एकता में किसको जोड़ना है, किसको निकालना है, किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, इसकी जो बारीकी है इस पर भी हमारी निगाह होनी चाहिए। जैसे कि 2017 का उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने चुनाव जीता, तो किस नारे के आधार जीता? अखबारों में नारा नहीं आया, टीवी पे नारा आया। वो नारा था 3 जात के खिलाफ सब जात। 3 जात कौन सी हैं? यादव, जाटव और मुसलमान। उन्होंने हिंदुओं की एकता की यादव, जाटव और मुसलमानों के खिलाफ, और बहुत दिनों तक ये चलता रहा उनका। फिर अब चूंकि लाभार्थी चेतना ले आए वो, इसलिए अब उन्होंने इस नारे को छोड़ दिया है, लेकिन कम से कम 2-3 चुनाव उन्होंने जम के यादव, जाटव और मुसलमानों को हिंदू एकता से एक्सक्लूड करके उन्होंने जीते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यादवों और जाटवों को मिलाना नहीं चाहते। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट वोटरों का उन्हें नुकसान हुआ, वो जाटव वोटों से उसकी भरपाई हुई। तो ये सब जो चलता है और किस खूबी के साथ चलता है, इन सब पे हमें गौर करना चाहिए। जिसको आप अंबेडकर, फुले, ये सब विचारधाराओं का, मैं इसको हाइफरेटेड आइडियोलॉजी कहता हूं कि सारे बड़े बड़े लोगों के नाम जोड़ दीजिए, बीच में एक हाइफन लगा दीजिए, तो फिर कह दीजिए कि ये विचारधारा बन गई। तो वो हाइफरेटेड विचारधारा आइडियोलॉजी जो है ना, वो पूरी तरीके से उसका दीवारा निकल चुका है, उसमें कोई दम नहीं है, उसकी गोट पिट चुकी है, और हिंदुत्व ने उसको पूरी तरह पकड़ दिया। और मैं, माफ कीजिए, मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन आपने बात बहुत मार्के की कही है। वही साहब की किताब का नाम है एक ऐतिहासिक आलोचना। तो हम लोग बार बार इतिहास शब्द ले आते हैं बीच में, लेकिन बात तो ये आधुनिकता की हो रही है, ये समस्या तो आधुनिकता की है, इसमें कोई शक नहीं। और 100-150 साल कोई इतिहास नहीं होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन कब हुआ था? 1925 में। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी 1925 में हुआ था। तो ऐसा तो कोई बड़ा भारी इतिहास अभी नहीं बना है, ये हमारा वर्तमान ही है, थोड़ा पीछे का, थोड़ा आगे का। तो उस लिहाज से आपकी बात सही है, ये समस्या इंडियन मॉडर्निटी की समस्या है, भारतीय आधुनिकता की समस्या है, इतिहास की समस्या आगे चल के बढ़ेगी। सुभाष, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? एक आपकी किताब का संपादकीय में एक 2014 का संपादकीय है जिसमें आपके बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में आप बहुत सकारात्मक ढंग से बात करते हैं। 8 साल की जो आम आदमी पार्टी की यात्रा रही है, जिसमें मेरा ये मानना, पहले से हम लोग, हमारे ऐसे कई लोग कहते रहे कि पहले जड़ों में ही उसके कैसे आरएसएस ने उसको बढ़ाया, उसको एक डिबेट का मसला है, लेकिन 8 साल के अंदर जो उसकी यात्रा दिख रही है वो एक तरह से उसी किस्म की यात्रा है जो दक्षिणपंथ की यात्रा है, और वो एक तरह से पूरे संवैधानिक रिपब्लिक को तो कमज़ोर करने की यात्रा है।
कांग्रेस की जैसे जो कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम बन करके आम आदमी पार्टी दिखती है, ये मेरा मानना है। तो आप 2014 के आकलन के बाद आपने पता लिखा भी नहीं लिखा उसके बारे में, लेकिन आज की तारीख में आपके बारे में, क्योंकि कई सारे उदाहरण ऐसे आए हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बारे में आपने लिखा था किताब संपादकीय में, पूरी आम आदमी पार्टी जीती थी इस दिल्ली में, लेकिन वो पूरे बॉन्ड रहे उस पूरे दौरान। या अभी जैसे एक हिंदू पिच पे खेले लक्ष्मी और विष्णु को नेट पर दर्ज किया जा रहा है, तो ये सारा पूरा जो पिच बनाए रहे हैं, तो मैं बस आपका आकलन चाहूँगा कि क्या आम आदमी पार्टी का आप क्या सोचते हैं प्लीज। चंद लफ्ज़ों में ये मैं आपसे बता दूं कि मैं 4 दिन पहले यहाँ आया दिल्ली में। उससे पहले कोविड से पहले मैं फरवरी 2020 में यहाँ था और 1-2 मरतबा शहीन बाग का भी दौरा लगा और वो सब देखा बहुत। जब मैं वापस गया तो ये कोविड शुरू हो गया था और मुझे खबर आई कि दिल्ली में दंगा फसाद चल रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं। और राइट्स का मतलब यही है, दिल्ली पुलिस को देखते हुए कि माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों पे ही हमला हो रहा होगा और बेचारे वो ही मर रहे होंगे और तो राइट्स कोई है नहीं। तो जब मैंने उनका उसकी खबर मैंने सुनी, मैं वापस पहुंच गया था अपने घर, तो मुझे ये मैं तलाश कर रहा था कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी इलेक्शन इतने जीती है तो वो लोग क्या कर रहे हैं जब यहाँ पे राइट्स हो रहे हैं और उन्हीं के जो मुस्लिम लेजिस्लेटर हैं वो मारे जा रहे हैं या गिरफ्तार हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं यहाँ, चीफ मिनिस्टर या जो भी कुछ, और उनके जो डेप्टी हैं, वो किसी मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और ये सब दंगे फसाद और उनके अपने लोग मारे जा रहे हैं और वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मैंने समझा ये पार्टी क्या करने आई है यहाँ पे। उसके आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि यही सब बहुत काफ़ी है उनके बारे में। मेरी दुविधा है, I don't understand this and I don't know whether it can be converted into a question which requires this thing, is that whenever I hear of Muslim leadership or Hindu leadership, that to me is the beginning of dividing of society. Now, I actually saw, like we could say that Martin Luther King or Nelson Mandela and so on were responsible black leaders, that yes. But only the black fought for the black or something, only a black can be a leader of the black or a Muslim can be leader. I would think that Purvanand can be a very good Muslim leader. Quite seriously. So, ये ऐसा क्यों हो गया? Why has this division come from ab initio, as it were? In a nutshell, I think this is a very sad reflection of this whole two-nation theory. We had a leader in my youth who was Education Minister, Maulana Azad, was a true leader, and we looked up to him as not only a great leader but a great writer also. मैंने उनकी 1-2 किताबें पढ़ी हैं. He's a very जी, वो कुछ वक्त लगा, but there were so many delightful passages in it कि जुबान से उनसे just to read that. So he was a true leader. और ऐसे ये जो समझ आ गई है, I think partly, as I said, it बहुत unfortunate है कि हम ये
आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मज़हब के ऊपर, you know, it has become just a cliche that to talk of Muslim leadership or Hindu leadership, etc. The most unfortunate thing is, मेरी ज़ुबान that I first learnt was Urdu. Now this I hear is called a Muslim language. मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा, जो एक मेरे परदादा हैं, वो हिस्ट्री बुक्स में भी हैं, वो फ़ारसी के शायर थे, उनका नाम है सोमनाथ मुबई बेखुद, उनका तखल्लुस बेखुद था, और वो हिस्ट्री बुक में हैं, वो फिरंगी महल में फ़ारसी पढ़ाते थे लखनऊ में। सो जब ऐसी यू थिंक कि दिस इज़ योर, हमारे, मैं अपने बचपन की बात करता हूँ, मैं 11-12 साल का, हमारी कश्मीरी ओरिजिन्स हैं, फ्रॉम कश्मीर। तो हमारे यहाँ नौरोज़ के दिन बहुत बड़ा मनाया जाता है और कश्मीरी जलसा होता है। तो जब मैं छोटा था तो कश्मीरी जलसे में ये एक असूल था कि कोई छोटी उम्र का लड़का उठ के कोई शेर सुनाए। तो और द फेवरेट पोइट वाज इकबाल, बिकॉज ही वाज in their minds a sapru. His grandfather was a sapru, so he was recognized कि वो तो कश्मीरियों का एक नुमाइंदा है या एक so मैंने रटा हुआ था, मुझे अभी तक 2-3 शेर उनके याद है। कभी है हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मज़ा, I still remember the whole thing I learned. मैंने रटा था 11-12 साल की उम्र में, to recite at some such event. तो हकीकत ये थी, और अब क्या हकीकत आ गई है, मैं तो मुल्क, आई डोंट रिकग्नाइज माई ओन, थिंग्स हैव कम टू। ठीक है, यू कैन से आई हैव पास माई टाइम, आई सो ऑन, मगर आई थिंक कि समहाउ ज़ुबान तो प्रॉब्ली अब उर्दू का क्या कर सकते हैं, अभी इट इज़ बीन कंसाइंड टू गेटोइज्ड एंड कंसाइंड टू डस्टबिन। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते रोज़मर्रा तो क्या, But it's not dead. No. It's there. हाँ, it's not Nagari. probably मरेगी तो नहीं, but it's one can say that artificially kept alive, but आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि क्यों मज़हब के ऊपर everything is recognized only through that medium और कास्ट। हाँ, ये I think it's a very unfortunate working of this दो कौमी नज़रिया that has acquired importance, and it has acquired a widespread audience. और अब entire media, अब मैं देखता हूँ देसी मीडिया, आई रीड इतना जलील है कि कुछ इट इज़ लाइक अ वेस्टलैंड। वो उसकी एक तस्वीर जो बंदे की सारे बस स्टॉप पे मिलती है, वही दैट इज़ द रिपीटेड एंडलेसली, और मैं वहाँ से देखता हूँ 10,000 मील से, क्या कहाँ जा रहे हो, किस तुम छप्पड़, पंजाबी में छप्पड़ कहते थे, द स्वाम्प, किस छप्पड़ में तुम अपने आप को डाल रहे हो। तो ये अच्छा है, डॉक्टर मुबाई ने कहा कि उस बंदे जिसकी तस्वीर हर बस स्टॉप पे आती है। जी सईद अभी। जी शुक्रिया बहुत बहुत विनोद, आपने जो रोशनी डाली भारत किस राह पर, जो आपकी किताब का उन्वान है। आपने डॉक्टर इकबाल का जिक्र किया, आपने मौलाना आज़ाद का जिक्र किया, आपने गुबार खातिर का जिक्र किया, आपने कहा कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में। मुझे ये बताइए कि मुसलमानों के लिए अब ये जो आपका नज़रिया है, ये किस्सा पारीना हो चुका है, ये वाकई
हिमाकत होगी कि मैं आप जैसे लोगों को बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए। उम्मीद यही है कि कुछ जो रोशन ख्याल या तरक्की पसंद लोग हैं और तहरीकें हैं, वो इस मजहबी मुद्दे को छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। आप सब ने वो मूवी गरम हवा शायद देखी होगी, जो मेरे दिल से बहुत, क्योंकि मेरी अपनी हिस्ट्री उस मूवी में आती है कि हमें भी छोड़ के, और उसका जो लास्ट फ्रेम है मूवी का कि जब वो देखता है कोई लाल झंडे का जुलूस निकल रहा है और वो टांगे से, बलराज जी टांगे से उतर के लाल झंडे के जुलूस में शामिल हुए। तो हमारा सपना यही है, बैठे हुए, दूर बैठे हुए यही सपना है कि कोई लाल झंडे का जुलूस यहाँ चले और मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, जो भी कुछ मज़हब हो, तुम उस झंडे में शिरकत करो। ये हमारा सपना है, इसीलिए हम ये लिखते रहते हैं थोड़ा बहुत। एक इसी आपने जो बात की तो एक फैज़ साहब का शेर याद आता है, अगर इजाज़त हो तो मैं पेश कर दूँ। तो कहते हैं, हाँ तलखी अयाम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे, मंजूर ये तलखी ये सितम हमको गवारा, दम है तो मुदावा अलम करते रहेंगे। तो ये थोड़ी बहुत मुदावा अलम की कोशिश है ये किताब लिखना। लोहे कदम है, लोहे कदम। आप सवाल करना चाहते हैं? जी सर, सुभाष सर ने कहा कि एक पश्चाताप विहीन समाज हम बनते जा रहे हैं या हमें बनाया जा रहा है। पश्चाताप की समक्ष एक दूसरी कसौटी है लज्जा की, शर्म की। हम एक पश्चाताप विहीन समाज शायद हमेशा से थे, एक लज्जा विहीन समाज में अब बदल गए हैं। तो ये जो लज्जा है, जिसे निर्धारित कुछ मूल्य करते हैं, एक बहुसंख्यक मतलब एक बहुतायत में मिलने वाले लोगों का नजरिया करता है, जिनके नजर से लोगों को लज्जा आती है, शर्म आती है, और उसके हिसाब से वो चलते हैं। अगर इसे कहने के लेवल पे, इसको विमर्श के लेवल पे, इस लज्जा के श्रेणी में आने वाले सारे कामों को, कृत्यों को उससे उतार दिया जाए कि अब ये घृणित नहीं है, शर्मसार करने वाली नहीं है, तो क्या ये एक नेचुरल कोर्स नहीं है हमारे समाज जहाँ जा रहा है कि अब तो ये इसी तरफ जाएगा? क्योंकि हम वैसे ही लज्जा से निर्धारित होते थे, अब उस चीजों को हमने लज्जा के लायक नहीं रखा, तो लोगों के शर्म से चलते थे, शर्म की जरूरत नहीं रही, वो चीजें अब शर्मिंदगी लेके नहीं आती, तो अपने आप वही हो गया, जिसे आप जेनोसाइडल इंपल्स भी कह लीजिए, जो ये कह रहे हैं, किसी भी तरफ ले जाइए। राइट। जी सर, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि रिलीजियस लाइन पे, जो कि पहले से थी, आज और गहरी हो गई है, तो ये क्या इतनी गहरी हो गई है? और जो जिस आदमी का जिक्र कर रहे थे कि उसके महबूब के इश्क में हम इतने परेशान हो गए हैं कि मौलवी जैसी सिचुएशन आती है तब भी हम शांत रहते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम उसकी आलोचना करके शायद हम दूसरों को मौका दे दें आलोचना करने की। तो क्या मतलब हम इस गहराई में, इस इश्क में उस आदमी के, हम नॉर्मल जो उसके नॉर्मल लोगों के साथ हो रही है या हिंदूज के साथ भी हो रही है, उसको भी हम नजरअंदाज कर देंगे? ये जो आपने सवाल उठाए, इसका जवाब बेहतर है कि यहाँ पे सोचा जाए, क्योंकि मेरी कोशिश है, मैं तो एक ऑब्जर्वर हूँ, फासले से, बहुत फासले से देखता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। हर एक 2-3 साल में एक चक्कर लगता है, तो फिर कनेक्शन होता है, और फिर कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे समझने की, सोचने की। तो ये कई सवाल ऐसे हैं कि
वो लज्जा का सवाल जिन्होंने पूछा वो तो चले गए, नहीं है, वो हैं, वो शायद हैं। अच्छा, तो अब ये यहाँ पे जवाब तो यहीं पे मिलेगा। आप लोग जो रोज़ाना यहाँ रहते हैं, या आपको सोचना चाहिए कि क्यों इस तरफ ये जो हमारी सियासी धारा है वो इस तरफ क्यों जा रही है और कितनी तेज़ी से जा रही है। हम लोग देखते हैं इसको और फिर उस पर कुछ कोशिश करते हैं लिखने का। माफ़ कीजिएगा, मैं विनोद से तो क्या सवाल पूछूं, मैं इनसे मैं पूछता रहता हूँ और पूछूंगा। विनोद के बहाने से बहुत सारी बातें, ये ऑन है ना जी, कहीं जाती रही हैं, तो विनोद के बहाने से मैं भी, क्योंकि आप यहीं कंक्लूड कर रहे थे, मैं सोच रहा था और बातें आएंगी, तो मैं हिमाकत कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। सबसे मुश्किल सवाल वो होते हैं जिसका जवाब हर आदमी के पास होता है, और लेकिन जो जवाब, अगर मैं विनोद से ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल कह रहा हूँ, विनोद का बहाना लेके ये मैं बात कह रहा हूँ। बातें अगर आज की पॉलिटिक्स और आज का टास्क क्या है उससे हट के, ये बात सिर्फ 2 के बीच की नहीं है, ये बात सबकी है। और अभय दुबे जी की बात भी बहुत स्पष्टता से सबके सामने आई है और आपकी बात भी आई है, तो सारे लोग अपना ख्याल उस पर बनाएंगे और यह चर्चा कोई आज ख़त्म हो जाए और इसमें हम कोई समाधान निकाल लें, इसलिए हो भी नहीं रही है। तो मेरी समझ है कि अभय दुबे जी ने जो बात रजनी कोठारी के ज़रिए कही वह महत्वपूर्ण है और वह एक सिरे से आपसे मिलती है, जिसमें आपने कहा कि एक प्री मॉडर्न सोसाइटी, जिसको अम्बेडकर ने पहले ही कहा था कि हम ये संविधान एक ऐसी ज़मीन में इसका बिरवा लगा रहे हैं जो ज़मीन अभी तोड़ी नहीं गई है, तो ज़मीन को तोड़ना, इस लायक बनाना कि ये बिरवा उसमें फूल फल सके, वरना बहुत मशक्क़त की ज़रूरत होगी, और वो हमने की या नहीं की ये अलग मसला है। तो उसमें जब आप बहुमत बनाने का प्रयास करेंगे और उस बहुमत के ज़रिए ही शासन में आया जाता है, तो यहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ हम पहुँचे हैं, यानी बहुसंख्यकवादी बहुमत का निर्माण हो सकता है। तो मेजॉरिटी तो हमेशा ही हम बनाते हैं, लेकिन जनतंत्र में इसकी संभावना बनी रहनी चाहिए और बनी रहती है कि वह मेजॉरिटी या वह बहुमत जो हर 5 वर्ष पर निर्मित होगा वह अस्थायी होगा और वह तरल होगा, लेकिन जिस वक्त उसको स्थायी कर दिया जाए उस वक्त जनतंत्र की का खोल या तो बनी रहेगी या उसका खोल तो रहेगा, लेकिन उसकी आत्मा चली जाएगी, क्योंकि वह बहुसंख्यकवादी बहुमत स्थिर हो जाएगा और लंबे समय के लिए स्थिर होगा। इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, क्यों हुआ, हमारी क्या गलतियां हुई। रवि जी ने कहा कि हमारा ध्यान बिल्कुल अभी जो हो रहा है उस पर होना चाहिए और यह भी एक वाजिब तरीका है चीज़ों को देखने का, लेकिन चर्चा के अंत तक आते आते अब ये बहुत ज़्यादा उत्तेजक हो गई है और इसको ठीक इसी जगह रोकना बहुत ज़रूरी है ताकि ये उत्तेजना बनी रहे और आगे हम लोग ये चर्चा जारी रख सकें दूसरे माध्यमों से। ये बात बिल्कुल सही है कि नेहरू डायलॉग्स इस अनौपचारिक मंच की ओर से यह जो श्रृंखला चल रही है उसका स्थान यह है, लेकिन अभी सौभाग्य से दिल्ली में ऐसी जगहें बची हुई हैं जहां हम ये चर्चाएं कर सकते हैं। कब तक बची रहेंगी हम नहीं जानते। यह बात साफ करना बहुत ज़रूरी है कि विश्वविद्यालयों में अब वो जगह नहीं है। विश्वविद्यालयों में आप अगर ये चर्चा करना चाहेंगे तो आपको कहीं हॉल नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की बात बता सकता हूँ, मैं उन संघर्षों की बात बता सकता हूँ जो बहुत सारे लोग करते हैं कि ये चर्चा कर लें और कैसे उनको आखिरी मिनट में मना किया जाता है या उन पर हमला होता है। तो अब विश्वविद्यालय ये जगह नहीं है जो सबसे आसान जगह हुआ करती है, इसलिए हमें बाहर जगह खोजनी पड़ती हैं। वे कुछ कुछ हैं, कई जगह पोशीदा तरीके से करनी पड़ती हैं। मसलन यहाँ के बगल में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, लेकिन अगर आपको वहाँ कोई चर्चा करनी है तो उसका शीर्षक आपको सुरक्षित शीर्षक देना चाहिए ताकि आपको कम से कम बुकिंग मिल जाए। तो हम
बस उस कगार पर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपको बुकिंग नहीं मिल सकती अगर आप ये लिख दें क्या भारत में फासिज्म है। नहीं मिल सकती, आपको कुछ और लिखना पड़ेगा, यानी भारत किस राह पर, इस तरह की टाइटल देनी पड़ेगी। तो और जैसे गुजरात, अगर आप अहमदाबाद जाएं तो अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ पर अब जाकर पूरा कब्जा हो गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिसके संस्थापक गांधी थे। लेकिन 4 वर्ष पहले गुजरात विद्यापीठ ने स्वयं एक नियम लागू किया, और वह नियम था कि अगर गुजरात विद्यापीठ के अंदर कोई आयोजन करना चाहता है, वहाँ का छात्र या शिक्षक, तो उसे पहले बाहर पुलिस से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ये स्वयं यूनिवर्सिटी ने ही लागू कर दिया, और वह तब जब उसकी चांसलर इलाबेन थी। तो हमने खुद भी जगहें हवाले की हैं, और जगहें दूसरी तरीके से भी बदल रही हैं। जैसे अभी IIT दिल्ली में कुछ दिन पहले वैदिक साइंस पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, और उसमें जो किताबें प्रदर्शित की गई उनकी तस्वीर जब मुझे भेजी गई, तो इसलिए आपका जवाब ये है कि हम अभी चर्चा कर सकते हैं। कुछ दिन बाद हम शायद गुरिल्ला ढंग से करेंगे, वह उन दिनों का हमें इंतज़ार है। और मैं सईदा आपा के जवाब में ये कहना चाहूँगा कि मैं कौल फैसल फिर से पढ़ रहा था, और मौलाना आज़ाद ने उसमें एक बात लिखी है जो मुसलमानों के लिए है कि अगर जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ न लड़ना ये कोई मुसलमान कर ही नहीं सकता। मुसलमान होने का मतलब है और कि आप जुल्म के खिलाफ लड़ें। तो वह लड़ाई जिस पर जुल्म होगा उसको लड़नी ही पड़ेगी। वो कैसे लड़ेगा, कौन से रास्ते निकालेगा, ये वो तय करेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में अगर अभी कोई जुल्म है जिसको हम कह सकते हैं वो जुल्म है, तो वो मुसलमानों पर है। हिंदुओं को कैसे बदला जा रहा है वो उसके लिए है, लेकिन वो जुल्म है। और ये उनको सोचना है कि वह अगर मौलाना आज़ाद के उस तहरीर को वो पढ़ें तो वे फिर अपने मुसलमान होने का फ़र्ज़ कैसे अदा करेंगे। अभय कुमार दुबे जी का बहुत शुक्रिया, सुभाष का शुक्रिया, और डॉक्टर विनोद मोबाई आपका शुक्रिया। आपके बहाने हम सब लोग इकट्ठा हुए। नेहरू डायलॉग्स एक अनौपचारिक मंच है। नेहरू डायलॉग सीरीज़ ये एक श्रृंखला है जिसमें हम व्याख्यान आयोजित करते हैं, संवाद आयोजित करते हैं और पुस्तक चर्चाएं आयोजित करते हैं। और वे अनिवार्यतः नेहरू पर केंद्रित नहीं हैं, बल्कि नेहरू की जो एक चिंता थी कि समाज में संवाद जारी रहे और खुला संवाद जारी रहे। और जैसा उन्होंने कहा कि कोई किसी अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझे कि जवाब देने को हर चीज़ का तैयार रहे, लेकिन इस एहसास कमतरी में भी ना हो कि वो इतना अहमक है कि सवाल छू ही नहीं सकता। तो सवालों को छूने, जवाब देने की हद, लेकिन आखिरी जवाब देने से बचने। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।